बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी साहब चाहते थे कि हम तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करें, लेकिन पाकिस्तान किसी की जंग नहीं लड़ेगा। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंदिया दिया है कि कारकुन तैयार रहें, पाकिस्तान में कभी भी आम इंतखाबात हो सकते हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम भी आपको। डॉक्टर साहब, बिलावल साहब ने जो इंदिया दिया है कि कारकुन तैयार रहे, आम इंतखाबात कभी भी हो सकते हैं, क्या ऑपोजिशन की या पीपल्स पार्टी की तैयारी है जिसकी वजह से बिलावल साहब आम इंतखाबात की इस वक्त बात कर रहे हैं? ये तो बिलावल साहब ही बताएंगे कि उन्होंने कैसे देखे आम इंतखाबात आते हुए, और कब होंगे और कैसे होंगे और कौन करवाएगा, और इस बारे में मैं तो कोई तज़िया नहीं दे सकता। तो बिलावल साहब खुद ज़्यादा बेहतर इस पर बात कर सकते हैं। फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो है उनका जो है वो चुनाव वगैरह हो रहा है, डिसाइड हो रहा है कि कौन, इमरान खान साहब पार्लिमानी पार्टी। और दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बड़ा ख़तरनाक सा, बड़ा पेचीदा सा मोड़ जो है वो इस वक्त आ रहा है इस पूरे बड़े खेल में। और मैं ज़रा उसको पहले भी मैं उसकी तरफ इशारा करता रहा हूँ, और आज मैं उसको थोड़ा सा अपने तज़िये को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। पहली बात तो ये तय है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा उसको खित्ते के वाक़यात करेंगे। मतलब पाकिस्तान के अंदर सियासत और सियासी जमातें और धरने और मुजाहिरे, इसके नतीजे में कुछ नहीं होने जा रहा। जो भी कुछ होने जा रहा है वो खित्ते के वाक़यात, ठीक है। हाँ, मैं एहतसाब, अब देखें ना, इस्लाहात होनी थी तो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब चले गए। इंतहाई ज़बरदस्त शख्सियत डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की, और ये स्टेट बैंक के गवर्नर भी अक्सर आप कोई नोट वगैरह भी उठाते हैं तो पीछे वो इशरत हुसैन लिखा होता है, साइन उनके जो है। तो ये गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे हैं, और उसके बाद ये IBA को इन्होंने हेड किया है, और IBA को इन्होंने हेड किया, और कमाल इनके स्टूडेंट्स वहाँ पे जो इनके बारे में इनको याद करते हैं। और एज अ गवर्नर स्टेट बैंक भी, और फिर खान साहब के साथ आए थे, और इन्होंने रिफॉर्म्स का जो पूरा पुलिस रिफॉर्म्स और FBR में कैसे रिफॉर्म्स होंगी, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी है। मतलब ऐसे मेरा ख्याल है कि चंद अफराद जो कि मुख्तलिफ शोबों में, अताउर रहमान साहब हो गए या इशरत हुसैन साहब हो गए, तो अब वो भी अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनको वज़ीर आज़म हाउस में बैठी हुई चंद शख्सियात ने जो है वो इस कदर बेजार किया है। बहुत अच्छी इनकी रिकमेंडेशंस थी, मगर उनमें से किसी एक रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं करने दिया गया। तो उसकी वजह से डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, उनकी इज़्ज़त हमेशा वैसे ही रहेगी पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, और चंद बड़े नामों में से एक नाम, लेकिन वो जो है उनका वो अपना गालिबन इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और इसके साथ ही वो जो मैं बात कहता था कि कोई इस्तिलाहात नहीं होंगी कहीं पर भी, तो उसकी वजह यही थी कि मुझे ये इत्तलात मुसलसल मिल रही थी कि इशरत हुसैन साहब की जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं कि पुलिस या कस्टम्स या FBR या मुख्तलिफ शोबों, उसको वज़ीर आज़म हाउस में बैठी शख्सियात जो हैं वो उनको उठा के साइड पर फेंक देती हैं। तो इशरत हुसैन साहब ने बहरहाल अपना काम अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि वो फिर उन्होंने अलग होना गालिबन मुनासिब समझा। अब इस पे देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब उनको रोक पाते हैं नहीं। एसेट हैं, इशरत हुसैन साहब बहुत बड़ा एसेट है, वज़ीर आज़म बहुत बड़ा नाम है। मैंने बताया गवर्नर स्टेट बैंक और IBA के हेड, और बिल्कुल आप कहते हैं ना चंद शख्सियत, अताउर रहमान साहब जैसे, जिनको एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, तो वो एक ही शख्सियत इस टीम में रह गई थी जो कि रिफॉर्म्स कर सकते थे। बाकी तो बहुत से लोग अलग हो गए। तो इनको, और ये चूँकि सियासी आदमी नहीं है, तो इनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान, ये शब्बर जैदी आए, वो चले गए, मतलब अब इशरत हुसैन साहब को रोकना इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी है। अगर ये चले जाते हैं तो 3 सालों से जो रिफॉर्म्स की सारी बात हो रही थी वो इस मरहले पर ख़त्म हो जाती है। और इन्होंने बड़ा अच्छा मुख्तलिफ अदारों के हवाले से बनाया था। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जो ख़तरनाक बात है ना, वो ख़तरनाक बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि भारत में अभी तक ये
इस बात की काफ़ी परेशानी है और काफ़ी मायूसी भी है कि वहाँ पे जो सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा कल हुआ, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने एक तो चाइना का नाम ही नहीं लिया वहाँ चाइना का जिक्र ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये क्वाड जो है जमहूरियतों के ऊपर एक अलायंस बने, वो कल भी हमने बात की थी, और उन्होंने आज़ादी राय की बात की, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात उठा दी, मौसमियाती तब्दीलियों, मौसमियात, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो उन्होंने ये सारे इश्यूज उठाए। और क्लाइमेट चेंज पे तो पाकिस्तान को भी आगे जाके बहुत संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में जो बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमें उसके लिए जो जनरेशन जी है उसके लिए ये बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ आगे लेके ये आएगा इशू, अगर इसको हमने हैंडल नहीं किया तो। अच्छा, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ये कि भारत में उसको बल्कि इंडिया में ये भी बात हुई कि पहली दफ़ा गालिबन ऐसा हुआ है कि उनके अंदरूनी मामलात में अमेरिका ने कोई बात की है, वरना वो अपनी अंदरूनी सियासत, कश्मीर के ऊपर बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है, तो कहाँ ये कि कश्मीर का जिक्र नहीं, बल्कि मतलब माइनॉरिटीज़, मतलब दूसरी माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियंस, दलित, मतलब मजमूई तौर पे उन्होंने भारत के अंदर जो है वो जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत और ये सारे इश्यूज़ का सवाल उठा दिया। भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन भारत के अंदर ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ कि उन्होंने किस हद तक जाना है अमेरिका के साथ और किस हद तक नहीं जाना, ये फैसला उनके लोग, जाहिर है कि उनके जो भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो खुद करेंगे। और चाइना जो है वो अमेरिका जाहिर है कि चाइना के अगेंस्ट चाहता है इंडिया को, ये बात मैं पहले बार बार कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान में वो नहीं चाहता रोल, जब ज़रूरत होगी तो वो इंडिया से कह देंगे, लेकिन इस वक्त उनको इंडिया अफगानिस्तान में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, अब ये एक सवाल खड़ा होता है और ये बड़ा खौफनाक सवाल है, इसका खौफनाक सवाल है और खौफनाक जवाब है और हसास जवाब है, इसलिए मैं बहुत मुहतात अंदाज में दूंगा। अच्छा, इंडिया में जो है वो आप यूं देखें कि आने वाले दिनों के अंदर इंडिया अगर बहुत ज़्यादा, मतलब भारत एक फैसला कौन मरहले पे खड़ा है कि कहाँ पर उसने ये क्वाड और अमेरिका के साथ और ये सारा, और कहाँ तक वो, क्योंकि ये जो लद्दाख के इलाके हैं और अरुणाचल प्रदेश है और उसके बाद जो सिक्किम है और ये सारा, ये तो चाइना, जैसे तिब्बत में तो शी जिनपिंग खुद आके चले गए और तिब्बत को तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि रेड लाइन है, और वहाँ पे हमें पता ही है कि वहाँ पे 50 की दिहाई से जो सीआईए का ओपन, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सीआईए का गेम जारी था, लेकिन इशू ये है कि अब वो वहाँ पर वो तिब्बत की जो जलावतन हुकूमत के अगले सिंगयोंग हैं, यानी अगले सरबराह हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और सिविल सोसाइटी की इजलास में भी हुई और उसके बाद कुछ देर अलग भी हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन की नई दिल्ली में। तो ये बड़ा सिंबल है कि उन्होंने, अगर आप मुझसे पूछें कि उन्होंने अलहदा मुलाकातें किन लोगों से की, तो मैं कहूँगा कि जी मोदी साहब से की, उन्होंने अजीत डोवाल से की, उन्होंने जयशंकर साहब से की, और उन्होंने जो तिब्बत के अगले उनके सरबराह हो सकते हैं, यानी दलाई लामा तो उनके मजहबी रूहानी हैं जो उनके नीचे। अच्छा, अब आ जाएं कि अफगानिस्तान के अंदर कैसे, मैं किस तरह से, देखें इसका जवाब थोड़ा सा हसास है कि अगर इंडिया को रोल नहीं दिया जा रहा अफगानिस्तान में, तो किसको रोल दिया जा रहा है? मतलब अफगानिस्तान में फिर कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो एक रोल प्ले करेगा बड़ा, ठीक है? और जाहिर है कि वहाँ पर ये बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं, और इसको मैं बहुत ज़रूरी बात समझता हूँ बताना, कि अगस्त में वस्ती एशिया के पास बिल्कुल, ये अगर आप, मुझे नहीं पता कि आज हमारे पास नक्शा रेडी है या नहीं, लेकिन हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये है कि बिल्कुल जो शिंगजुआ का इलाका है चाइना का, जो कि शिंगजुआ का इलाका है चाइना का, जो कि शुमाली चाइना का इलाका है, और ये वो इलाका है जो कि मशरिकी, ये देखें ये बिल्कुल शिंगजांग के साथ, और ये वो इलाका है जहां पर वेस्टर्न थिएटर ही काम करता है, पीएलए का वेस्टर्न थिएटर, यानी वो वेस्टर्न थिएटर जो कि लद्दाख में इन्वॉल्व है, सबसे बड़ा जो वेस्टर्न थिएटर है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, वेस्टर्न कमांड थिएटर उनका सबसे बड़ा, जो कि तिब्बत और ये सारा इस पूरी, वही वेस्टर्न कमांड जो है वो
वस्ती एशिया को भी देखता है। सही। क्योंकि बाकी तो उधर चला गया ना, नॉर्दर्न कमांड तो मंगोलिया की तरफ चला गया, तो ईस्टर्न कमांड तो साउथ एशिया, साउथ चाइना सी की तरफ चला गया, तो सदर्न कमांड नीचे। तो वेस्टर्न कमांड सिर्फ इंडिया को नहीं देख रहा, वेस्टर्न कमांड सेंट्रल एशिया को भी देख रहा है। अब ये जो वेस्टर्न कमांड है, ये वेस्टर्न कमांड के अंडर उनका जो एक सूबा है चिंगजुआ, जो अभी नक्शे में दिखाया, वहां पर अगस्त के पहले हफ्ते में यानी चंद दिनों में फौजी मशकें हो रही हैं। और फौजी मशकें किसके साथ हो रही हैं? यानी समंदर में नहीं, ये जमीनी इलाका है। जी जी, ठीक है ना, ये मतलब पहाड़ी और मैदानी इलाका है। तो यहां पे बड़ी फौजी मशकें हो रही हैं, और ये फौजी मशकें हो रही हैं रूस के साथ, रशिया के साथ। ठीक है, और रशिया के साथ, अब रशिया और चाइना अगर यहां एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो जाहिर है कि सामने उनके वस्ती एशिया है, और इंडिया तो नहीं होगा इतना, लेकिन चलें यहां एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन मैं आपको असल जो बात है उसकी तरफ आता हूं। देखें, थोड़ी सी तारीख और फिर उसके बाद वो जो एक हसास बात है वो मैं करूंगा। तारीख ये है कि इंसानी तारीख और इस खत्ते की तारीख, एक तो हम जानते हैं कि ग्रेट गेम यहां पे खेला गया, और ग्रेट गेम जो था वो ये था कि ऊपर ज़ारे रूस था जी, और नीचे सल्तनत बरतानिया थी। ठीक है, अच्छा, जब सल्तनत बरतानिया थी तो साथ ही सल्तनत उस्मानिया भी थी। तो सल्तनत रूस, जो जार वाला रूस था, उसकी इन दोनों सल्तनतों से एक तरह से मुख्तलिफ महाजों पे लड़ाई थी। ठीक है ना, तो एक जो लड़ाई थी वो बरतानिया के साथ जो थी, क्योंकि बरतानिया का ख्याल था कि ये रूस जो है ये आगे बढ़ के अफगानिस्तान, वस्ती एशिया में आएगा, वस्ती एशिया से घुसेगा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से घुसेगा इंडिया में, और हमारे हाथ से पूरा का पूरा निकल जाएगा, क्योंकि रूस फैल रहा था उस वक्त, ज़ारे रूस वाला रूस जो है। तो वहां पर ग्रेट गेम हुआ। उन्होंने कहा रशिया को ऊपर रोको, तो रशिया को ऊपर रोको, ब्रिटेन ने कहा कि यार ये तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, हमारा जो हिंदुस्तान भी हाथ से निकल जाएगा, जो कि जियोलिंदा करो हीरा है ताज का, हमारी जो सल्तनत बरतानिया है, तो इसको रूस को रोको। तो रूस को रोकने के लिए फिर ये ग्रेट गेम जो है ये खेला गया अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में, लेकिन ज्यादा अफगानिस्तान में। ठीक है, और उसमें बरतानिया कामयाब हो गया कि रूस को वहां रोक ले। अच्छा, और लेकिन उसमें आप समझें कि उसके नतीजे में इतना नुकसान हुआ कि वो कहते हैं कि पहला जो ग्रेव यार्ड और एम्पायर्स में पहली जो ग्रेव थी वो सल्तनत बरतानिया की थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो ग्रेव है वो सोवियत यूनियन की हुई, और तीसरी जो खबर है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, तो तीसरी जो है फिर अमेरिका यहां से निकल गया। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं कि अमेरिका निकल गया, और अमेरिका मौजूद है। अमेरिका ने अपनी वो थोड़ी सी बस अपनी पोजीशन जो है वो आगे पीछे दाएं बाएं, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट आगे बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि एक तो इंडिया का रोल जो है वो चाइना के अगेंस्ट आगे जाके तल्ख होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया इसके बाद जो है वो जाहिर है कि डिसएंगेजमेंट की बात हो सकता है, चाइना उनको थोड़ा सा इस मरहले पे इंडिया को रिलीफ दे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिलीफ दे, इंडिया को रिलीफ दे, कि इंडिया जो है वो अपने आप को अमेरिका से दूर करे, अभी भी मौका है। ठीक है, लेकिन वो ये बड़ा ट्रिकी गेम है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। और उसके नतीजे में अमेरिका जो है वो अमेरिका से दूर हो, और फिर उसके बाद और अगर ऐसा नहीं होता तो चीन दबाएगा प्रेशर। और अच्छा, अफगानिस्तान जो है ना, उसमें जो अब बात मैं कह रहा हूं, अब ये इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े दिनों से आपसे ये बात पहले भी कह चुका हूं कि तारीख में जो बड़ी सल्तनतें रही हैं उनमें से एक सल्तनत उस्मानिया रही है। जी बिल्कुल। और सल्तनत उस्मानिया की, एक तो सल्तनत बरतानिया की जंग हुई ना रूस से, तो ग्रेट गेम हुआ है। जो सल्तनत बरतानिया की लड़ाई, सल्तनत उस्मानिया की लड़ाई हुई है ना रूस के साथ, सल्तनत रूस के साथ, जो 12 जंगें हुई, और 12, मैं हमेशा कहता हूं 12 में से 10 जंगें सल्तनत उस्मानिया हार गई, और एक और 2 जंगें जो है वो जीती। और उन जंगों में भी इसलिए जीती कि उनकी मदद के लिए यूरोप आ गया था। ठीक, यूरोप सल्तनत उस्मानिया की मदद के लिए आ गया था। यानी इस तरह की सूरत हाल थी कि यूरोप को डर था कि कहीं ये रूस आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, तो ये 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक हुआ। अच्छा, उसके नतीजे में
क्योंकि सल्तनत उस्मानिया फिर कमज़ोर होती गई, इधर से भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उधर से साजिशें हो रही हैं, इधर, तो फिर उसके टूटने में रूस का बहुत बड़ा हाथ है। सल्तनत उस्मानिया के टूटने में रूस का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और उसके बाद जब ये नया नक्शा बना मशरिक़ वुस्ता का, तो हमेशा हम कहते हैं ना फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर बनाया, थोड़ा बहुत रूस की भी रजामंदी थी कि इससे आगे मत फैलना, तो यहीं तक रुकना, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया के। तो सल्तनत उस्मानिया रूस की नहीं बनी, और उसका एक मजहबी हवाला भी है, क्योंकि बाज़ंतीनी सल्तनत की जब शिकस्त हुई, तो जो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, तो बाज़ंतीनी सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया उसके बाद आई जी। और बाज़ंतीनी सल्तनत जो थी वो चली गई, उसका जो पहले वो आर्मीनिया में गया, ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि जिसका मरकज टर्की था, कुस्तुनतुनिया था, और वहाँ पे हमें पता है कि जिन चर्चिस को अभी मसाजिद बनाए का दर्जा दिया जा रहा है, ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं। तो इसीलिए जो कैथोलिक ममालिक हैं उनकी तरफ से ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती नज़र नहीं आएगी कि टर्की के अंदर, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स नहीं कर रहे हैं, वो चुप हैं, इसलिए पोप भी चुप हैं, इसलिए चुप हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। ये वो क्रिश्चियंस हैं जिनका मरकज़ पहले कुस्तुनतुनिया था, फिर मरकज़ आर्मीनिया हो गया, और फिर मरकज़ इनका रशिया हो गया। प्यूटन जहां पे ऑर्थोडॉक्स चर्च को हेड करते हैं, तो ये ऑर्थोडॉक्स चर्च वो है जिसको अमेरिका या पोप या ब्रिटेन नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा ना कि चर्च को मस्जिद बना दिया तो उसमें बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है, ना 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 ना, बस मुनासिब सा थोड़ा सा बयान, मुजम्मती बयान खत्म। क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी का एक बहुत जो है ना, ये जब टूटी थी सल्तनत रोम, तो उसके बाद वो बाज़ंतीनी एम्पायर और रोमन एम्पायर, रोमन पहले खत्म हो गई ना, बहुत पहले भी कह चुके, ये बाज़ंतीनी सल्तनत रही थी, और बाज़ंतीनी सल्तनत पर खत्म हुई थी उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया आ गई थी। अच्छा, इसको भी ध्यान में रखें, तो रूस और तुर्की की नहीं बनी तारीखी तौर पे, यानी अच्छा, और इससे भी पहले चले जाएं अगर, तो फिर वो दिन आते हैं कि जब वो जो बात है कि जो कि मुकद्दस किताबों में अहदनामा कदीम में मिलती है कि ये यहाँ सारे इलाकों में जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हज़रत याफिज़, मुसलमान तो नहीं थे वो, लेकिन याफिज़ जो हैं वो यहाँ पे ओरल पहाड़ों और वोल्गा पहाड़ों के दरमियान आके आबाद हो गए थे, और उनका जो बेटा था उसका नाम था तुर्क, और उनके 8 बेटों में से एक का नाम जो है वो तुर्क था, और उससे फिर ये तुर्क कबाइल आगे बने, और ये पूरी वस्ती एशिया और यहाँ पे और यूरोप के अंदर भी, और सारे, और साम जो थे उनसे अरब दूसरे बेटे से, और हाम को बदवा लग गई, ये जो वो उनसे स्याफाम। अच्छा, तो बात यह है कि वो फिर याफिस के बेटे से तुर्क, और फिर तुर्क से नीचे एक जो ततुक बेटा था वो अजम का यानी ईरान का बना बादशाह, और फिर आगे इस खत्ते के अंदर। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद भी है, हम बात भी कर चुके हैं, वो तारीखी हवाले भी दिखा चुके हैं इससे पहले, कि जिसमें वो एक अरबिक जो पुराना एक नुस्खा है 14वीं सदी का, और जिसमें वो पूरा बताया गया है कि ये अफरासायाब जो है ये आगे बेटा याफिस का था, पूरा बिन करते करते वो आगे चले गए हैं, और इसके ऊपर ईरान इस बात को नहीं मानता, ईरान के अंदर ये तारीख नहीं बताई जाती, पाकिस्तान में भी तारीख नहीं बताई जाती, लेकिन तुर्क और वस्ती एशिया में ये तारीख जो है वो अपनी जगह मौजूद है। तो बहुत सारे इख्तलाफात हैं तुर्की के और रशिया के, ठीक है, और वो इख्तलाफात हमको आज भी सैकड़ों सालों के बाद हमें कभी वो आज़रबाईजान आर्मीनिया में नजर आते हैं, सर जंग के दौरान हमें तुर्की नेटो के अंदर है, सर जंग के दौरान लीबिया में नजर आते हैं, कभी हमें मेडिटेरियन सी में नजर आते हैं, कभी हमें यूक्रेन के मामले पे नजर आते हैं कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की जो है वो तुर्की के पास चले जाते हैं, हालांकि उनको पता है यूक्रेन को, तुर्की को, कि ये यूक्रेन जो है ये क्रीमिया कितना सेंसिटिव। तो ये सैकड़ों सालों की, हजारों सालों की, शायद मुझे नहीं पता कि सैकड़ों कहना चाहिए हजारों, लेकिन ये कि सैकड़ों सालों की तो ये तारीख एक है कि सल्तनतों के दरमियान एक वो जो कहते हैं एंडलेस वॉर, मतलब बाइडन जो है वो एंडलेस वॉर्स को खत्म करवाने निकले हैं, बाइडन के अच्छे भी नहीं करवा सकते, एंडलेस वॉर्स जो है वो चल रही हैं, ये एंडलेस खत्म हो गया कश्मीर का मसला,
ये चाइना और ये जो इंडिया के दरमियान सरहदों का मामला ये खत्म हो गया। ये एंडलेस वॉर्स खत्म नहीं होती, ये खामोश हो जाती हैं कुछ अरसे के लिए। तिब्बत खत्म खामोश हो रहा ना कई साल, लेकिन ये अपनी जगह, वो कहते हैं ना, जिसको मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, बरिड अलाइव, कि ये जिंदा दफन हो जाते हैं इश्यूज। ये मरे नहीं होते, जिंदा होते हैं और बरिड अलाइव हो जाते हैं और अपनी निकल आते हैं भूत बनकर। अब जनाब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत, अगर आप मुझसे पूछे ना कि एक कोई जो मैं इतने दिनों से ये बात कर रहा हूं, और जाहिर है कि जो नाजरीन है जो भी प्रोग्राम देखते रहे वो जानते हैं कि मैं ये बात काफ़ी दिनों से कर रहा हूं, कि ये मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि तुर्की के अंदर क्यों तालिबान नहीं गए, तालिबान ने क्यों इनकार कर दिया कि हम तुर्की में नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि तालिबान को किसी ने तो कहा, तो तालिबान को किसने कहा कि आप दोहा तक तो वो हैं, दोहा में तो है ना, लेकिन उसके आगे तुर्की में नहीं गए। और तुर्की ने जो ऐलान हुआ, तुर्की ने कहा कि हम तो काबुल एयरपोर्ट की बात करेंगे। तो एक अजीब सी सूरत हाल हो गई कि तुर्की इंतजार कर रहा था कि हमारे यहां इस्तांबुल में उस समिट होगी, और तालिबान ने मना कर दिया। तो तालिबान ने किसके कहने पे मना किया? पाकिस्तान के कहने पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किसके कहने पे किया? तो मेरा ही अंदाजा था कि रशिया और चाइना के कहने पे किया, और मैं अपने उस मौकफ पे कायम हूं। और मैं उस मौकफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं इससे आगे कहने जा रहा हूं, यानी इसमें इशू ये है सारा कि मैं ये बात अब क्यों कह रहा हूं, इस बात की कोई वजह। एक तो यह है कि वस्ती एशिया के जितने ममालिक हैं, ये ममालिक चूंकि शामिल नहीं हो सके सल्तनत उस्मानिया, ये बफर का रोल प्ले करते रहे, या मुख्तलिफ, मतलब ये वो इलाके हैं जहां ग्रेट गेम हुआ। और एक बार फिर ये एक थिएटर ग्रेट गेम का ये भी है। ये मुख्तलिफ थिएटर्स तो मैं हमेशा वस्ती एशियाई, उज़्बेकिस्तान और ये जितने ममालिक हैं, ब्रादर ममालिक, हमारे पड़ोसी ममालिक, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इनका कल्चर, इनकी ज़बान, इनका पाकिस्तान की सकाफत पे असर, बल्कि पाकिस्तान नहीं बरे सगीर की सकाफत पे असर। अब जनाब कौन है फिर जो आएगा अफगानिस्तान में? ये कौन है? कोई तो है ना जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को संभालेगा आके। तो इतने दिनों से तसलसल के साथ जो बात आगे चल रही थी, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा जो अखबार है टर्की का, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़पेपर्स, डेली सबा की एक छोटी सी खबर को यहां पे उस पर जरा रोशनी डालते हैं। और वो खबर यह है कि NATO launches military training for Afghan special forces in Turkey। अच्छा, अशरफ गनी हुकूमत के मातहत काम करने वाली अफगान फौज जो कि तालिबान से लड़ रही है, उसने अपनी फौजी तरबियत का आगाज कर दिया है तुर्की में, नेटो के अंडर। ठीक, इस खबर को की जरा गहराई में जाएंगे तो अंदाजा होगा ये कितनी बड़ी खबर है। यानी वो फौज जो कि अशरफ गनी साहब, जो कि काबुल एयरपोर्ट को, जिसको तालिबान ने कहा कि हम नहीं आने देंगे और आप यहां से चले जाएं। तुर्की नेटो का मेंबर है, हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन तुर्की अब तालिबान नहीं जा रहे, लेकिन नेटो की फौज के अंडर टर्की जो है वहां पे अफगानिस्तान के फौजी ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए। ठीक है। और उस ट्रेनिंग का मकसद यह है कि आगे जाके वो काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट को सिक्योर करेंगे। अच्छा, अब इसमें तालिबान जो हैं, एक तो हो गया ना रशिया और चाइना, लेकिन फिर यहां पे तालिबान का एक अपना इशू भी है। और वो इशू तालिबान का ये है कि 2001 में जब अमेरिका ने आज से 20 साल पहले हमला किया अफगानिस्तान पे, 9/11 के बाद 8 अक्टूबर को कारपेट बॉम्बिंग और ये सारा शुरू हुआ, उसके कुछ दिन के बाद ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में जो शुमाली इत्तेहाद, उसमें नॉर्दर्न अलायंस था, तो वहाँ पर तालिबान और उनके साथ उज़्बेक भी थे, पाकिस्तानी भी थे, चेचन्स भी थे, उन्होंने वहाँ पे हथियार डाल दिए। और अमेरिकन्स जो थे वो ज़ाहिर है कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ थे, तो उन्हें वहाँ पे गुंदूज के इलाके में गिरफ्तार किया। और बहुत बड़ी तादाद थी, कोई
मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार लोग थे, और उनको फिर कंटेनर्स में जो है वो किला जंगी की तरफ ले जाना था। और फिर शबर खान का इलाका है जो कि जनरल रशीद दोस्तम, और वहाँ पर जो है वो एक एक कंटेनर के अंदर बयान होता है कि कोई 200-300 के करीब लोग एक कंटेनर में थे और वो सरेंडर कर चुके थे। तो जब वो खोले गए कंटेनर्स तो उसमें उनको पानी नहीं दिया गया। तो ये उस वक्त, क्योंकि मैं ये न्यूज़ में कवर कर चुका हूँ, मुकम्मल तौर पे कवर कर चुका हूँ, मुकम्मल तौर पे इस पे कई रोज़ तक इसके ऊपर बात भी हुई थी। मैं अपने व्यूज़ ऑन न्यूज़ में इसको मुकम्मल तौर पे कवर कर चुका हूँ 2001 में। उसमें ये हुआ था कि कंटेनर्स के अंदर जब लाशें निकाली गई थी बाहर कंटेनर्स में से, तो कई ऐसी लाशें थीं कैदियों की कि जो अपना पसीना पानी की तलाश में पसीना चाटते हुए जो मर गए थे और उनके हाथ बंधे हुए थे और कंटेनर्स को खोला नहीं गया था। और फिर उसके बाद जो बच गए थे लोग, उनको फिर यहाँ शबर खान के मुख्तलिफ ये इलाकों में, जो शुमाली अफगानिस्तान का इलाका है, मुख्तलिफ इलाके हैं गंदूज वगैरह में, यहाँ पे जो है वो उनको गोलियाँ मार दी, कैदियों को शूट किया गया गिरफ्तारी के बाद। उसमें उज़्बेक भी थे, उसमें पाकिस्तानी भी थे, और उसमें जो आप समझें कि उसमें पश्तून भी थे। अच्छा, अब ये हुआ कि उसके बाद वो जो है ना वो कसाई के नाम से रशीद दोस्तम को तालिबान कसाई कहते हैं। मतलब वो बात चीज़ें होती हैं जो कभी भूली नहीं जाती। तो ये जब तालिबान से बात करें ना तो वो कहते हैं कि सब एक तरफ, रशीद दोस्तम एक तरफ, क्योंकि ये जो कत्लेआम हुआ था ये रशीद दोस्तम के अंडर हुआ था। अब मसला ये कि रशीद दोस्तम जिस मुल्क के साथ हैं इस वक्त, वो उनका जो एक जहाँ पे वो चले जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वो तुर्की है। इस बात के ऊपर ये मैंने बात पहले भी की थी कि तुर्की को इतराज़ है, सॉरी तालिबान को इस बात पे इतराज़ है, लेकिन वो इतराज़ जो है वो अब उसको ज़रा हम रशीद दोस्तम के लेवल से ले जाएं और फिर हम एक पीछे तारीखी लेवल तक ले जाएं। तो ये जो खबर है कि मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है अफगान स्पेशल फोर्सेस की टर्की में। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब नेटो के जो ममालिक हैं वो हिंदू इंडियन आर्मी का या भारत की आर्मी का कुछ की तुक नहीं बनती, कुछ तुक नहीं बनती। तो नेटो का चूंकि मेंबर टर्की है, तो अफगानिस्तान की जो ट्रूप्स हैं उनको टर्की ने, टर्की की सॉइल पे नेटो ने ट्रेनिंग देनी शुरू की है जी। अच्छा, यहां पर अब आप अपने ध्यान में लें तो ये एक बड़ी खतरनाक डिवीजन मुस्लिम ममालिक में पैदा करने की कोशिश हो रही है इस वक्त। और इसी तनाजुर में आप ये भी जहन में रखें कि टर्की का पूरी टर्की कौंसिल बनी थी जी सर 2-4 साल पहले, और वो टर्की की वस्ती एशिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं, उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं आज़रबाईजान। देखें ना, आज़रबाईजान ये इधर ही मतलब है कि वस्ती एशिया में तो नहीं लेते, लेकिन यहीं पर आप लेना तो आज़रबाईजान, आर्मीनिया। अच्छा, फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है, और आज़रबाईजान आर्मीनिया की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। और इसमें अब इशू ये है कि सऊदी अरब किधर है, क्योंकि तालिबान की जो पिछली हुकूमत थी उसको सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई ने माना था। तो क्या सऊदी अरब इस पूरे खेल से आउट है? हाँ। या इस मरहले पे कहीं सऊदी अरब भी उठा है और उसके वजीर खारजा किसी खास मुल्क का दौरा कर रहे हैं? सऊदी अरब गए ना। अच्छा, इधर ही वफा ले लें आप, इससे ज्यादा ठीक है। नाजरीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है कि सदर अशरफ गनी साहब चाहते थे कि हम तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करें, क्या यही वजह थी नाराज़गी की जिसके बाद कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद कैंसिल कर दी गई पाकिस्तान में? टर्की के अंदर कार्रवाई ट्रेनिंग हो रही है अफगान फोर्सेस की जी, ठीक है ना। तो अब सूरत हाल जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है और ज़रा पेचीदा है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत सोच समझ के रियासतों को फैसले करने हैं, क्योंकि ये वो फैसले हैं जो हमने किस तरह से बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान, तुर्की, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, और ज़ाहिर है कि टर्की का रोल बहुत बढ़ गया है। देखिए ना टर्की का। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि जॉर्जिया, कौन सा जॉर्जिया? वो जॉर्जिया जो रूस का बॉर्डर है,
बिल्कुल रूस का हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी वहां सर। 2008 में लड़ाई हुई और रशिया ने जाके 2 इलाकों पे कब्जा कर लिया, वहां पे इंडिपेंडेंट रियासतें बना ली, जॉर्जिया। अब जो जॉर्जिया है इस वक्त, वहां पे बड़ी एक्सरसाइजेज हो रही हैं नेटो की जॉर्जिया में। जी। यानी बिल्कुल आप समझें कि बिल्कुल रशिया की सरहदों के साथ नेटो की फौजें, 15 मुल्कों की फौजें इस वक्त वहां पे एक्सरसाइजेस कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हालात की संगीनी का जरा अंदाजा हम थोड़ा सा लगाएं तो हमें हुआ कि पूरा यहां दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ नए थिएटर्स खुल रहे हैं। अच्छा, जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया वो मुल्क है जहां पर नेटो की एक्सरसाइजेज हो रही हैं और जहां पर जयशंकर गए थे। तो जयशंकर जो है वो ऐसे ही चले गए थे जॉर्जिया। भाई रशिया तो समझ में आता है जाना, जॉर्जिया क्यों गए थे? मतलब तारीख में इतने सालों, कई दहाइयों के बाद पहले वजीर, क्या क्यों? जॉर्जिया में नेटो की एक्सरसाइजेज हो रही हैं और उन नेटो की एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं उसके ऊपर रशिया की तरफ से जो तास उनकी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी ही समझ लें, वो कह रही है कि नेटोज एक्टिविटी नियर रशियन बॉर्डर्स फोर्सेस मॉस्को टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स। अच्छा, और रॉयटर्स कह रहा है कि जॉर्जिया एंड यूएस ट्रूप्स होल्ड जॉइंट नेटो ड्रिल्स इन वेट कंडीशंस नियर तिब्लिसी। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 15 मुल्कों की फौजें हिस्सा तो ले रही हैं, लेकिन उन 15 मुल्कों में कौन कौन से मुल्क हैं? उन 15 मुल्कों में जाहिर है जॉर्जिया होगा, जाहिर है जॉर्जिया नेटो का रुकन है, जॉर्जिया होगा। उसमें जाहिर है कि जो है वो बरतानिया होगा, अमेरिका होगा, और उसमें ये सारे मुल्क होंगे। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है नेटो की इन एक्सरसाइजेज में, जो कि बिल्कुल बॉर्डर के पास हो रही हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो आपको पता है ना, टर्की अजरबैजान के साथ है। जी सर, बात कर चुके हैं। नेटो का रुकन तो नहीं है, नेटो का रुकन तो नहीं है, लेकिन अजरबैजान टर्की के साथ है और आर्मीनिया जो है वो रशिया के साथ। अब जो आजर न्यूज है, आजर न्यूज खबर दे रहा है कि अजरबैजान के सर्विसमैन पार्टिसिपेट्स इन ड्रिल्स इन जॉर्जिया। तो अजरबैजान के फौजी भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं और उसमें टर्की के फौजी भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, जो कि रशिया के बॉर्डर में। मैंने आपको बताया कि टर्की और रशिया के दरमियान एक तारीखी तलखी है जो कि खत्म नहीं हो सकती। तो ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं जॉर्जिया में, इन एक्सरसाइजेज के अंदर जो है वो टर्की की फौज भी है और टर्की अपने साथ अजरबैजान को भी ले गया है। अब अजरबैजान को जब ले गया है तो इसी दौरान अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई फिर शुरू हो गई है। और अब अगर लड़ाई हुई, खुदा ना खास्ता इन दोनों मुल्कों के दरमियान, तो रशिया पूरी ताकत के साथ अजरबैजान की तरफ बढ़ जाएगा। पहले तो आर्मीनिया को शिकस्त हो गई थी ना एक तरफ से, तो पत्ते इतने खुले नहीं थे। अब लेकिन वो आर्मीनिया को शिकस्त नहीं होने देगा टर्की, और टर्की ने मजीद अपनी फौजें और सारे और जो पाइपलाइंस और ये जो रशिया आर्मीनिया को शिकस्त नहीं होने देगा अब इस दफा। और रशिया की फौज अमन फौज के तौर पे मौजूद है ऑलरेडी, उसमें इजाफा होता जा रहा है, वो अमन फौज है, ऑलरेडी मौजूद है। यानी वो नगोर्नो काराबाग और वो जो इलाका है वहां पे रशिया मौजूद है ऑलरेडी। रशिया अमन का किरदार अदा करने के लिए अपनी फौजें उतार चुका है। पीस कीपर मैंने बात पहले की थी ना कि प्रॉक्सी वॉर्स में पीस कीपर्स का भी बड़ा रोल होता है। मॉरिशस का पीस कीपर्स, एनजीओज, प्रोपेगेंडा, ये सारा, तो इसमें पीस कीपर्स का बड़ा रोल होता है। अच्छा, सिविल सोसाइटी, मुजाहिरे, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन ये नाम बड़े चलते हैं इसमें पूरे। ठीक है, अच्छा, अब इसी दौरान अब आप एक चीज और देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वस्ती एशिया के पास रशिया और चाइना एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। वस्ती एशिया से थोड़ा ऊपर जॉर्जिया में नेटो की एक्सरसाइज शुरू हो गई और अफगानिस्तान की फौजें टर्की में ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई। ठीक, अब मुझे बताएं कि अगर यानी वहां पर अगर आपको नजर आए मुस्तकबिल में अपनी फौजें जो ट्रेनिंग ले रहे हैं टर्की में, वहां पे आपको अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नजर आए अपनी फौज को ट्रेनिंग देती फौज की हौसला अफजाई करते हुए, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? ठीक है, तो
टर्की जो है उसने एक पोजीशन ली और वो पोजीशन टर्की जो है टर्की बैलेंस करता रहा है। अब टर्की के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट फैसला को लम्हात आ रहे हैं क्योंकि S-400 उन्होंने लिया है रशिया के साथ, लेकिन अब वो चूंकि यूक्रेन से लेके और लीबिया से लेके और सीरिया से लेके और फिर तारीख रशिया से उनकी एक रही है, तो इस मरहले पे बाइडेन क्यों मिला जाके अर्दोगान से मतलब बाइडेन आपके ख्याल से ऐसी मुलाकात हो गई? इसके पीछे पूरा एक रियासतें तवील और मुद्दती प्लानिंग के किस तरह से करना है और क्या, जिन रियासतों में नून में से शीन नहीं निकल रही, जो संजीदा फैसले कर रहे हैं, जहां पे रहनुमा और जहां पे इस तरह की बातें, ये इलेक्शन और ये होगा और क्या कैसे होगा और क्या होगा, मतलब जहां पर और बड़े इश्यूज हैं। तो इमरान खान साहब के लिए आ रहे हैं फैसला कुल लम्हात, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब ये डिवीजन शुरू हुई थी, और ये डिवीजन आज से नहीं शुरू हुई, इसके खदोखाल पिछले कई सालों से रखे जा चुके थे, तो इमरान खान साहब ने एक पोजीशन ले ली थी, और पोजीशन थी कि मैं टर्की और कतर और इंडोनेशिया, ठीक है, या मलेशिया, उनके साथ मैं हूं, और वहां मलेशिया के साथ, और मैं जो है वो तो खैर उनको तो रुके, टर्की का रोल इंपॉर्टेंट है ना। तो अब क्योंकि वहां पर टर्की में अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग शुरू हुई है, तो अब खान साहब को एक पोजीशन लेनी होगी इस हवाले से, और पाकिस्तान को भी लेनी होगी कि आप किधर हैं, क्योंकि रशिया जो है वो इसके, चाइना ने एंडोर्स कर दिया तालिबान को बुला के जी। तो अब इस पूरी पिक्चर में, और इसमें अगर इंडिया जो है, मसला ये है कि इंडिया को यहां पर देखिए फंस गए ना बीच में, उन्होंने वो अपनी जमीन लेनी है, थोड़ा सा हो सकता है उनको दे दें वक्ती तौर पे, और वो इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए और अमेरिका से दूर हो जाए और बाद में जबरदस्त हो जाए, लेकिन इस वजह जी फंसे हुए बीच में। तो इस वक्त जो है, अच्छा इसमें अब यानी ये पॉसिबल नहीं है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जिहाद हुआ था, जिहाद के नाम पे जो भी जंग हुई थी, जो प्रॉक्सी हुई थी, उसमें तो सारे अरब मुजाहिदीन थे, अरब मुजाहिदीन है ना, उसामा बिन लादेन और एमन जवाहरी और ये सारे लोग आए और अरब थे। फिर तालिबान आया तो सऊदी अरब ने माना उनको, उनकी हुकूमत को, और यूएई ने माना। तो इस मरहले पे सऊदी अरेबिया और यूएई जो ट्यूनिस के अंदर तब्दीलियों से लेके और पूरे इस्लामिक, तो वो आपके ख्याल से खामोश होंगे? नहीं, उनका खास मरहले पे एक रोल। अच्छा, ईरान की पोजीशन क्लियर होनी है अभी, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि सऊदी अरब खामोश है। ईरान और तुर्की की भी आपस में कोई अच्छे नहीं रहे ना तारीखी ताल्लुकात। हाँ। मतलब ईरान और तुर्की, अभी ये देखना है कि क्या ईरान तुर्कियों के, ईरान जो है वो एक बड़ी पावर है, और ईरान जो है वो देखना यह है कि उसके, आपने देखा होगा वो तालिबान ने अभी तक जिन वज़राए खारजा से मुलाकात की है, उसमें एक तो चाइना के वजीर खारजा हो गए, फिर वो रशिया गए, फिर वो ईरान भी गए, फिर वो दोहा भी गए, ऐसे हुआ ना। ट्रंप ने तो पिछले साल कहा था मेरे पास आ जाओ, याद है? उसने कहा था साइन हो रहा है, पता नहीं उसने ब्लफ किया था या वाकई उसको बताया गया था, उसने कहा था कि मुआहिदा वगैरह साइन हो जाए, मैं तालिबान को यहां बुलाऊंगा, आपको याद होगा तालिबान को बुलाने की, लेकिन तालिबान वहां से जाने से पहले वो जाके चाइना एक पोजीशन लेकर आ गए अपनी। अब सवाल यह है कि दोहा में मुज़ाकरात अब होने हैं, अब ये इस पॉज के बाद कि जब सऊदी वजीर खारजा के हवाले से डॉक्टर साहब जी बात कर रहे थे, सऊदी वजीर, नहीं, सऊदी वजीर खारजा ने दौरा किया ना पाकिस्तान का, तो सऊदी वजीर खारजा भी, मतलब सऊदी अरब भी एक पोजीशनिंग तो लेगा ना इस पूरे रीजन में। सऊदी अरबिया एक बड़ी यूएई पोजीशनिंग लेगा, बाकी मुल्क लेंगे, अरब ममालिक हैं सारे। और इसके ऊपर यहां पर यह देखना है सिर्फ कि ईरान की क्या पोजीशनिंग होती है, और चाइना और रशिया जो है वो यहां पे खुल के सामने आ गए, और खुल के सामने आए हैं वो, क्योंकि उनके बॉर्डर पे नेटो की एक्सरसाइज, इससे पहले वो नेटो की एक्सरसाइजेज जो यूक्रेन के ये ब्लैक सी में हुई थी, जिनके ऊपर फायर वगैरह खोले थे रशिया ने, और चाइना साथ, और चाइना और रशिया मिलकर दोनों वेस्टर्न थिएटर के अंदर एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। यानी ये वेस्टर्न थिएटर की एक्सरसाइजेज जो है ये वो साउथ चाइना सी के लिए नहीं है, ये यहां पे, और ना ही इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्यों होंगे? इंडिया के लिए तो वो काफी है ना, वो जो लद्दाख वगैरह में चल रहा है, ये हो रहा है सेंट्रल एशिया के लिए एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो अब बस ये कि इस पूरी पिक्चर में अगले चंद रोज जो हैं, अगले चंद रोज के अंदर ये बातें सारी खुलेंगी और चीजें सामने आएंगी कि कौन कहां पे है, कौन किसने क्या पोजीशन लेनी है। अमेरिका, चाइना, रशिया का एक थिएटर यहां साउथ चाइना में है, एक थिएटर जिसको एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक कह दें, एक अफ्रीका में है, एक मेडिटेरियन में है, एक सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, यहां पर इस पूरे रीजन में पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, ये पूरा। तो ये एक,
और उसके इसी के साथ आप जॉर्जिया को जोड़ दें, इसी के साथ बेलारूस को जोड़ दें, इसी के ये पूरा का पूरा रशिया है ना, रशिया ठीक है ना। तो मतलब जो है वो अंकल सैम एक तरफ है और ड्रैगन और बियर एक तरफ है। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, नूर मुकद्दम के मामले पर जो पेशरफ्त अभी तक हो रही है, सामने आई है, क्या समझ रहे हैं कि क्या इस केस के हतमी नताइज हमारे सामने आएंगे या ये एक और मासूम मजलूम के साथ हम इस तरह से नाइंसाफ़ी होता देख सकेंगे आने वाले दिनों में? या देखिए, एक तो मैं पहले इस वाक़े पे आने से पहले आपको सिर्फ उस पिछले अपने मौजू को क्लोज करूँ कि कितनी अहम घड़ी हैं इस वक्त कि भारत को, अमेरिका को, रशिया को, चाइना को, अफगानिस्तान को, ईरान को, इस्लामी ममालिक को, यूरोपीय ममालिक को, ये साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों को कितनी अहम फैसला करना है, बैलेंसिंग कैसे करनी है, कैसे संभल के चलना है, किसी के साथ तिजारत है, किसी के साथ जो है वो फौजी महादाराई हो रही है, न्यूट्रल कैसे रहना है अपने आप को, मतलब ये एक बड़ा इशू खड़ा हो रहा है पूरे खत्ते में। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कत्ल का, देखें ये एक इस्लामाबाद में ऐसा हुआ नहीं है। सुना है कि 1985 में कोई वाक़या ऐसा हुआ था और 1985 के बाद शायद ये पहला वाक़या बयान होता है कि कोई ऐसा वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। ये लड़का 28 साल का है जिसने कत्ल किया और एक अच्छी फैमिली, बड़ी फैमिली का लड़का, और इसने जो है वो यानी अमीर फैमिली का बेटा और बड़ी यानी इनकी फैमिली जो है वो तहरीक पाकिस्तान तक उनकी खिदमत जाती हैं। एक तो भाई इनके वालिद तो कारोबारी हैं, लेकिन फैमिली के जो हैं वो एक बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली का ये लड़का है। अब इशू ये है कि वो जो इसमें रोज़ नई कहानी खुल रही है। मिसाल के तौर पर ताज़ा तरीन कहानी ये है कि ये जा रहा था अमेरिका, लेकिन ये अमेरिका जो जा रहा था तो ये अमेरिका कत्ल के बाद नहीं भाग रहा था। कत्ल के बाद तो इसने भागने की कोशिश की थी गालिबन, लेकिन उससे कत्ल से पहले ही अमेरिका जा रहा था 19 तारीख को जी। और 19 तारीख को ये कत्ल से पहले अमेरिका जा रहा था। तो जो रात की इसकी फ़्लाइट थी जो कि गालिबन 2 या 3 बजे की इस्लामाबाद की से फ्लाई करना था, जो भी फ़्लाइट थी इसकी, तो जब ये इसने टैक्सी वगैरह बुक कराई तो जब ये एयरपोर्ट गया है तो इसके साथ वो बदकिस्मत लड़की भी थी। वो लड़की इसको रोकने की कोशिश कर रही थी कि तुम ना जाओ। तो अब ये वो लड़की कस्टडी में भी थी, लेकिन वो एयरपोर्ट से वापस लाई और नंगे पैर वो गाड़ी में, टैक्सी में बैठी हुई थी और उसको वापस लेकर आई। फिर इसने कहा अच्छा मैं नहीं जा रहा, मैं वापस आ गया। और वापस आने के बाद इसने फिर जो भी वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इसने लड़की पे जो है वो तशद्दुद किया, खंजर, और फिर उसके बाद सर कलम कर दिया। और इशू इसमें दूसरा जो आ रहा है वो ज़्यादा अजब सा है, वो ये है कि इस दौरान ये अपने घर वालों से गुफ्तगू करता रहा और कत्ल करके जब यानी बीहेडिंग हो गई थी, सर कलम हो गया था, तो उस दौरान भी और उसके बाद भी इसकी अपने वालिदैन से बात होती रही है। और उसके बाद फिर इसने कोशिश की कि मैं यहाँ से निकलूँ, यानी अगली फ़्लाइट लेके निकल जाऊँ, लेकिन उसके बाद ही गिरफ्तार हो गया। तो इसकी नई से नई जो रोज़ वाक़यात सामने आ रहे हैं। और ऐसे चूंकि इस्लामाबाद, मैंने आपसे कहा ना कि और यहाँ पर इस जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं और यहाँ पर जो मनशियात हैं और जो आइस है और ये जो जराइम पेशा नासिर, ये इतना ज़्यादा हो गया है, इतना पिछले चंद सालों में जी सर। और उसके असरात फिर आपको कभी यही है ना, कब्जा ग्रुप मुख्तलिफ, आपको सड़कों पे आप चाइना कटिंग और आपको देखें ड्रग माफिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये अब देखना ज़रूरी है कि ये जो मौसूफ हैं ये सर कलम करके लड़की का और सर काट के और उसके बाद अपने घर वालों से और इतना कॉन्फिडेंटली 28 साल का लड़का है और ये तो पकड़ा गया यहाँ पे। इसने शायद इससे पहले भी कोई बड़े जराइम में मुलव्विस था। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तफ्तीश जो है वो जी ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।